नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में महागठबंधन के आक्रोश मार्च के दौरान विपक्षी एकता का दावा टूटता नजर आया। उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में निकाले गए आक्रोश मार्च में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, जिससे एकजुटता के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी और वीआईपी नेता मुकेश सहनी मार्च में मौजूद रहे। आक्रोश मार्च का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार सरकार के नीतियों के खिलाफ महागठबंधन एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, वाम दल, कांग्रेस, तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और ये एक कह सकते हैं कि एकजुटता दिखाने की ये एक कोशिश हो रही है। महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप भीड़ को देखकर और पूरे बिहार में आज तमाम जिला मुख्यालयों में महागठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो आज जुटे हैं और जनता का समर्थन मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जनता के अंदर कितनी बौखलाहट है भारत सरकार के रवैया के कारण और बिहार सरकार में जो 15 वर्षों से निकम्मी सरकार बैठी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि इन सरकारों से राज्य की जनता निजात चाहती है। हम लोग जब तक निजात नहीं दिला देंगे तब तक सड़क पर आज उतरे हैं और आगे भी रहेंगे। यहाँ पे देखिए कांग्रेस की तरफ से जो है यहाँ पे शकील अहमद साहब खड़े हैं और यहाँ पे जीतन राम मांझी जो है वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तेजस्वी जो है वो शामिल नहीं हो रहे। भाई तेजस्वी जी अपने कारणों से कहीं हैं, उसके बारे में हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन उनका झंडा भी नजर नहीं आ रहा, उनके कार्यकर्ता। अच्छा, वो तो उन पर निर्भर करता है ना भाई। देखिए हमारे साथ मुकेश सहनी, बताइए कि आपकी पार्टी शामिल है लेकिन तेजस्वी यादव कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए सब कार्यक्रम में सब आदमी का जरूरी नहीं रहता है, अपना उनका निजी भी कुछ कार्य होगा इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन उनके पार्टी के तमाम नेता यहाँ पे उपस्थित। लेकिन यहाँ पे आरजेडी का एक झंडा तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपका झंडा बहुत दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे ज्यादा लोग आए हैं और उधर से भी आए हैं, मृत्युंजय तिवारी जी आए हैं और उनके तैयारी, उनके इधर चुनाव चालू है इसलिए शायद ज्यादा लोग नहीं आ पाए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी तो शामिल नहीं हुए हैं लेकिन आरजेडी का पूरे तरफ से देख सकते हैं ना एक झंडा ना एक बैनर, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के कहें तो आपसी एकजुटता, गठबंधन की एकजुटता देखने को मिली है जिसमें वाम दल, तमाम जो गठबंधन के लोग हैं वो शामिल हुए। लेकिन ये एकता बिहार के 2020 के विधानसभा में चुनाव में बनी रहेगी, इस पर बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और पटना में जलजमाव से हुई फजीयत के बाद नालों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले बादशाही पईन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस दौरान 50 से ज्यादा मकान तोड़े जाएंगे। हैरत की बात यह है कि इनमें कुछ सरकारी बिल्डिंग भी शामिल है। अतिक्रमण हटाओ अभियान का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय ने। पिछले महीने में राजधानी पटना में हुए भीषण जल जमाव के बाद अब प्रशासन ने नालों पर अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है और जेसीबी की मदद से देखिए जो नालों पर अवैध अतिक्रमण है उसको लगातार तोड़ा जा रहा है। सुरक्षा की एक तस्वीर देखिए किस तरह यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया गया। भारी संख्या में पटना पुलिस लाइन से पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा कई थानों की टीम को लगाया गया है। पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल, जिलाधिकारी कुमार रवि और जो तमाम अधिकारी हैं वो इस अभियान में लगे हुए हैं। पटना के लिए जल जमाव ना हो इसके लिए बादशाही पईन काफ़ी पहले से चल रही है। कुछ बादशाही पईन पर लोगों ने आसपास में कच्चा पक्का कई प्रकार का अतिक्रमण कर लिया है और उसके कारण जल जमाव में बाधा उत्पन्न होती है। तो पिछले 1 महीने से नामी अभियान चल रहा था जिसमें कई अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है। उन अतिक्रमणों को आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अभियान की गंभीरता का अंदाजा पटना के जिलाधिकारी और कमिश्नर की बातों से लगाया जा सकता है और ये अभियान न केवल आज बल्कि आने वाले दिनों में कई दिनों तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जिस लापरवाही की वजह से इतना बड़ा अतिक्रमण हो गया बादशाही पईन पर, हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करेगा ये देखने वाली बात होगी। नीलमणि के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर की घिनौनी करतूत सामने आई है। कॉमर्स के प्रोफेसर शीतल प्रसाद कोचिंग में पढ़ाने के बहाने छात्राओं से अश्लील हरकतें करता था। परेशान होकर एक छात्रा ने प्रोफेसर की हरकत का स्टिंग बना लिया, जिसके बाद प्रोफेसर को गिरफ्त में लिया गया। ये गुरुजी गंदी बात करता है तो मन में कैसा होता है ना, आप कैसा फीलिंग जितना तुम करती हो सेम वैसे ही हमको भी होता है। क्या मतलब आदमी एक दूसरे को होता है ना, देख के चलो इंटरेस्ट
बताइए इतना। मन मैंने उत्तेजित होता है प्यार करे। क्या होता है कि नहीं तुमको? हाँ हमको भी होता है। यही बात। ये प्रोफेसर अश्लील हरकत करता है। बोलो ना कुछ। हाँ? मन है कुछ है? नहीं मन कुछ भी नहीं है। कथी सोच रही हो से बोलो ना। जी बोलो कथी सोच रही नहीं सोच कुछ नहीं रहे। दिमाग में तो जरूर कुछ बात। नहीं। ये प्रोफेसर चोरी चोरी वाली हरकत करता है। ये कोई चीज है ना, चोरी चोरी करने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है। वही खुल ओपन हो जाता है तो मजा कम हो जाता है कि नहीं? आइए को धार लीजिए, हम धार लेते हैं, जूता पहन लेते हैं। चप्पल जूता क्या होता? जिस पाप के लिए सर शर्म से झुक जाना चाहिए था, उस पाप के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद प्रोफेसर को पैरों में जूता पहनना जरूरी लग रहा है। आइए को धार लीजिए, हम धार लेते हैं, जूता पहन लेते हैं। चप्पल जूता क्या होता? जनाब का नाम है शीतल प्रसाद, प्रोफेसर हैं, लेकिन इनके यहाँ कोचिंग पढ़ने आने वाली छात्राओं को ये टेस्टी प्रसाद समझता है। ये प्रोफेसर कोचिंग पढ़ने आने वाली छात्राओं से लगातार अश्लील हरकत करता था। हालात ये हो गए कि कुछ लड़कियों ने डर के मारे कोचिंग आना छोड़ दिया, लेकिन एक दिन एक छात्रा ने बहादुरी दिखाते हुए इसकी करतूत सबूत के तौर पर सरेआम कर दिया। तो ये मेरे साथ इतना गंदा सलूक किया तो इसको बोले क्या कर रहे हैं आप सर? तो क्या किया मेरे साथ, तो भाग गया घर में जाने के बाद फिर बोला आप क्या कर रहे हैं? तो इसको हम इतना डर गए थे तो अपना डर कंट्रोल करके रिकॉर्डिंग अपना फोन का चालू किए, इसका फेस का। वो आज डर से भी वो क्लास नहीं आती थी कि सर ऐसे करेंगे। हम भी डर से नहीं आते थे कि अगर हम दोनों अकेले रहेंगे, कोई भी अकेला पड़ेगा तो सर ऐसा करेंगे, ठीक है। तो आज हम नहीं थे तो उसके साथ बहुत सारे गंदे व्यवहार किए। प्रोफेसर की करतूत सामने आने के बाद छात्रा और उसके परिजन प्रोफेसर के घर पर पहुंचे। छात्राओं के साथ मोहल्ले वाले भी खड़े हो गए, जिसके बाद प्रोफेसर शीतल प्रसाद भागकर अपने घर में छिप गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने घर में घुसकर प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। हालांकि प्रोफेसर बहाना बनाकर भागने के चक्कर में था। को धार लीजिए, हम धार लेते हैं, जूता पहन लेते हैं। चप्पल जूता क्या होता? बच्चियां यहाँ पढ़ती थी और बच्चियों का शिकायत है कि जो है ना जो टीचर हैं उनके साथ जो है मिसबिहेव करते हैं। और अच्छा पुलिस आगे थोड़ा सा पीछे भैया। अभी हम लोग जांच इंक्वायरी के लिए लेकर जा रहे हैं। पीड़ितों की शिकायत पर प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। न्यूज 18 इस लड़की को सलाम करता है जिसने पापी प्रोफेसर की करतूत को सबके सामने लाया और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं। बिहटा से खबर है, अपराधियों ने पूर्व मुखिया पति के घर में घुसकर गोलियों से भून डाला। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने बिहटा चौराहे को पूरी तरह से जाम कर आगजनी की। जाम कर रहे लोगों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खाली कारतूस और एक पिस्टल भी बरामद किया है। मृतक का नाम संजय राम था और वो पीपल्स वार ग्रुप का सदस्य था। जमुई की झाझा नगर पंचायत के ऑटो स्टैंड संचालक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का शव दादपुर स्टेशन के रेलवे ट्रैक के किनारे से बरामद किया गया। वहीं घटनास्थल से ही मृतक की बाइक भी बरामद की गई। ऑटो स्टैंड के संचालक की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार वालों में मातम का माहौल है। वहीं इस घटना से नाराज लोगों ने दादपुर हॉल्ट पर हंगामा किया और कई ट्रेनों को रोक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एडमिनिस्ट्रेशन को उन गुंडों पर, जैसे एक घटना घटी थी, हाजी एक लड़का था, तजमुल का बेटा, उसकी भी हत्या हुई थी और हत्या के बाद अभी तक 25 दिन हुआ है। अभी तक मुझे लगता है महीना बीत गया है, कार्रवाई नहीं हो रही है। कल शाम को ये घर से निकले हुए थे और घर पे भी बात हुआ कि लेट नाइट से ही वापस घर पे आ रहे थे। और इसी दौरान जब सुबह ही लोग को घर वाले कॉन्टैक्ट करने को तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला
तो ये लोग उसको ढूंढ पता चला कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे ही इनकी बॉडी पड़ी हुई है। उसी से हम लोग छानबीन कर रहे हैं। वहीं पटना के बाबा चौक के पास जमीन विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने बाइक में आग लगा दी, वहीं एक महिला को भी बीच सड़क पर पीटा। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की घटना है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हम अपने जमीन को रोक लगाने आए। वो आपका जमीन था? हाँ सर। कौन लोग थे जो बना रहे हैं जबरदस्ती कर? विद्या भारती बिल्डर। हाँ? विद्या भारती बिल्डर। अच्छा, ये आपका अपना जमीन है? हाँ सर, खानदानी जमीन है। आप पीट रहा था कौन अभी? पीट रहा था, हम नहीं पहचानते हैं सर कौन पीट रहा था। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों न्यूज 18 ने आपको दिखाया कि बिहार में 74 निगम बोर्डों ने सालों से सरकार को अपने खर्च का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। ऐसा ही हाल बड़े बड़े आयोगों का भी है। जब से मामला प्रकाश में आया तब से विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई से जो जानकारी मिलती है वो हैरान करने वाली है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बिहार के कई आयोग ने पिछले कई सालों से अपनी आमदनी खर्च का ब्यौरा नहीं सौंपा है, जबकि ऐसा करना जरूरी है। जिन आयोगों ने अपनी आमदनी खर्च का ब्यौरा नहीं सौंपा है उनमें सबसे पहला नाम बिहार राज्य सूचना आयोग का है, जिसने 3 साल से आमदनी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। इस तरह बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 3 साल, बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 साल, बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग ने 4 साल, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग ने 5 साल, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने 4 साल से आमदनी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। ये उन आयोगों के नाम हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है। छानबीन में इनकी संख्या में बढ़ोतरी होना तय है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग तो लापरवाह है ही, उसके प्रशासनिक विभाग भी इसके लिए कम जिम्मेवार नहीं है। मामला जब सामने आया तो विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो यह तो शुद्ध रूप से वित्तीय अनियमितता है, बहुत बड़ा घपला है, और यह तभी होता है जब इसमें सत्ता में ऊंचे पदों पर बैठे लोग ऐसे मामलों में शामिल होते हैं और संरक्षण देते हैं। पूर्ण रूपेण जो है जांच होना चाहिए, और इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि सीबीआई को दिया जाए, इसको सीबीआई के माध्यम से जांच कराया जाए कि सीबीआई इसका जांच करे कि इतने बोर्ड का क्या आवश्यकता है। आयोग अगर नहीं दे रहा है तो उनका जो पेरेंटल जो उनका प्रशासनिक जो दूसरा जो उनका जो डिपार्टमेंट है उसको उसकी जवाबदेही बनती है कि वह उनसे मांगे, और क्योंकि वो नहीं देंगे तो वो जो भी आयोग का काम है, क्रियाकलाप है, वो ठप हो जाएगा। मामला बेहद गंभीर है और इससे सरकार की किरकिरी भी हो रही है, लिहाजा सत्ता पक्ष खुद को बचाने में जुटा हुआ है। इन तमाम सूची में शामिल जो भी आयोग हैं उन सबों से चर्चा करने के बाद इस पर बेहतर होगा कि हर संस्थान के लिए अलग अलग परिस्थितियों पर बात की जाए। आयोगों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करना उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इस मामले में उनकी लापरवाही एक साथ कई सवाल खड़ी करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मधेपुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद 11 सालों से सो रहे स्वास्थ्य विभाग को फिर से जागना पड़ा और 11 सालों से मुफ्त की रोटी तोड़ रहे डॉक्टरों को ड्यूटी पर जाने का आदेश पारित करना पड़ा है। न्यूज 18 की खबर से हरकंप। 11 साल बाद स्वास्थ्य विभाग की खुली नींद। अब मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ पाएंगे डॉक्टर। 69 डॉक्टरों को अब करनी पड़ेगी ड्यूटी। ग्यारह सालों से बिना किसी ड्यूटी के 69 डॉक्टरों को सैलरी देना अपने आप में सवाल है। सवाल उस स्वास्थ्य विभाग पर उठते दिख रहे हैं जिसके प्रधान सचिव खुद कई बार मधेपुरा आ चुके हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का दौरा कर चुके हैं, पर घर बैठे सैलरी पा रहे 69 डॉक्टरों पर उनकी नजर नहीं पड़ी। पर न्यूज 18 की खबर ने मानो हड़कंप मचा दिया। जागना स्वास्थ्य विभाग को पड़ा और घर बैठे सैलरी पा रहे मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों को सदर अस्पताल में सेवा देने का आदेश पारित किया गया। प्रिंसिपल साहब का नोटिफिकेशन अभी निकला है और विभागीय प्रक्रिया जो चल रही थी मई जून से चल रही थी, अभी ये
शनिवार को ही उन लोग को आदेश दिया गया है। अब वो लोग ज्वाइन करेंगे यहाँ, जितने भी 69 डॉक्टर्स हैं। तो अभी तक सर क्या बैठे बैठे उनको तनख्वाह दी गई है? ये मैं नहीं जानता। सोचिए, जिस जिले में 69 डॉक्टर बिना किसी सेवा दिए घर बैठे मुफ्त में सैलरी पा रहे हैं, वहां सिर्फ 16 डॉक्टरों के भरोसे पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था टिकी हुई है। हर दिन 700 के करीब मरीज इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं और डॉक्टरों की कमी से बेहतर सेवा नहीं मिल पाती। अब आनन फानन में विभाग के आदेश से सदर अस्पताल की व्यवस्था भी लड़खड़ाने के मोड़ पर है कि इतने डॉक्टरों को अस्पताल में जगह कैसे दिया जाए। दिन बैठेंगे तब तो उसके लिए कुर्सी वगैरह खरीद करके या जो भी व्यवस्था करना पड़ेगा, लेकिन ड्यूटी के अनुसार ही उन लोगों को रहना होगा। बाकी समय में वो लोग ऑफिस में बैठ सकते हैं या हॉस्पिटल में जहाँ होगा जगह वहाँ बैठेंगे। तो सदर अस्पताल में व्यवस्था है? नहीं, अभी नहीं है, करना पड़ेगा। विभाग ने पहले भी 5 जून 2008 को ही मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों को सदर अस्पताल में सेवा देने का आदेश दिया था, पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने विभाग के आदेश को गंभीरता से शायद लिया ही नहीं। इंतजार इस बार के आदेश का है कि जो डॉक्टर 11 सालों से विभाग के आदेश पर अमल नहीं कर सके, वो इस बार विभाग के आदेश पर कितना गंभीर होते हैं। दुर्बासु, न्यूज़ 18, मधेपुरा। पटना पुस्तक मेले में इस बार 300 बुक के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की किताबें शामिल हैं। वहीं इस बार पुस्तक मेले में लोगों को प्रभात प्रकाशन स्टॉल की बुक पराक्रम खूब पसंद आ रही है। इस किताब को दिनेश कांडपाल ने लिखा है, जिसमें भारतीय सेना के अद्भुत ऑपरेशन की दास्तान को बताया गया है। को पढ़ के इसके बारे में सुना हुआ था, ठीक है, इसको आगे पुस्तक मेला में देखे काफ़ी अच्छा लगा। अभी से मैं लेने वाला हूँ और पढ़ के काफ़ी इसको, अभी मैं जाऊँगा तो इसको पढ़ूंगा। जानकी बिन श्री राम अधूरे, शक्ति बिन भगवान अधूरे। उसी अधूरे रास्ते को पूरा करने की उम्मीदें अब जग गई हैं। कलयुग में राम की इतनी लंबी लड़ाई जीत लेने के बाद माता जानकी की जन्मस्थली का भी विकास होगा और इसी वक्त विकास के रास्ते सीतामढ़ी और नेपाल के जनकपुर के भी भाग्य जागेंगे। अयोध्या पर 1045 पन्नों के फैसले से देश के सबसे बड़े मुकदमे का अंत होने से देश भर में उल्लास का माहौल है। न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी खुशी का माहौल है। खुशी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन तमाम जगहों के लिए भी उम्मीद जगा दी है जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था जुड़ी हुई है, जिन जगहों पर उनकी लीलाओं का वर्णन है। जिस देश में भगवान श्री राम का नाम जपने से पहले माता जानकी का नाम लिया जाता है, सीताराम कहा जाता है, उसके शौरी नंदन की जन्मस्थली पुनौरा धाम के लिए भी उम्मीदें जाग गई है कि राम के लिए रास्ता तो खुल गया, अब जनक नंदिनी माता सीता की जन्मस्थली का भी विकास होना चाहिए। आदि शक्ति राम के बिना रह नहीं सकते, तो इसलिए सीता राम, तो राम जी का तो घर हो गया, लेकिन अब जानकी जी का भी घर होना चाहिए और जानकी जी से संबंधित जो कुछ भी जहां भी तीर्थ स्थान के रूप में है या विकसित नहीं है या जगह है, उन सब को बहुत बढ़िया से विकास होना चाहिए। हालांकि लोगों के मन में सरकार को लेकर थोड़ी सी खटास जरूर है कि रामायण काल से जुड़े पवित्र स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार की राम सर्किट योजना पर अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। इन सब के बीच पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर में भी अयोध्या पर फैसले के बाद उम्मीदें जागी है कि भगवान श्री राम के ससुराल और किशोरी नंदन के मायके जनकपुर धाम का विकास होने से आस्था के साथ पर्यटन का भी विस्तार होगा। राम जी के साथ साथ जनकपुर का भी क्या कहते हैं, उसी हिसाब से अयोध्या के साथ साथ जनकपुर का भी विकास होगा, है ना। और जनकपुर के द्वारा क्या कहते हैं, अयोध्या के लोग यहाँ से जाते रहते हैं, आते रहते हैं। ये तो परंपरा हमारे पौराणिक काल से परंपरा रही है और परंपरा यथावत बनी रहेगी। और सीतामढ़ी जो पुनौरा है उसका भी विकास अच्छा होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माता जानकी की जन्मस्थली उनके मायके में उम्मीदों के साथ आस भी जगी है कि रामलला के बहाने ही सही मैया जानकी का भी बेहतर पार लग जाएगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अमेरिका में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीता अंबानी को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में जगह मिली है। नीता अंबानी म्यूजियम की पहली भारतीय मानद ट्रस्टी बन गई हैं। अपनी इस उपलब्धि पर नीता अंबानी ने कहा कि इस सम्मान मुझे भारत की विरासत और संस्कृति के लिए मेरे प्रयासों को दोगुना करने के लिए प्रेरित करता है। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के जरिए भारतीय कला और संस्कृति का दुनिया भर में प्रचार कर रही हैं। यहां आपको बता दें कि न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट अमेरिका का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जो 149 साल पुराना है। इसमें 5000 से ज्यादा पुरानी कलाकृतियां मौजूद हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।